स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन किया था। उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, एक न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है, एक के पार्ट को हम इसमें सॉल्व करके दिखाएंगे। दो तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, एक आता है कंप्लीट द टेबल और एक इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो पहले जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स है, जैसे सी फंक्शन दिया हो और आपको इस तरह के आंसर्स पूछे गए हैं। इतने सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछे जाते, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन ले लिए हैं जिससे आपको समझना आसान हो जाए। सबसे पहले है ब्रेक इवन पॉइंट। हमने थ्योरी में किया था ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट जहां y इज इक्वल टू सी, जहां इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है, वो पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो y इज इक्वल टू सी, सी फंक्शन जो आपको दे रखा है उसको पुट कर दीजिए। सी आपको दे रखा 50 प्लस 0.8 y। अब इसमें y की वैल्यू को सॉल्व करना है, तो y वालों को एक तरफ लेके चले जाओ, y माइनस 0.8 y इज इक्वल टू 50। अब ये आपके पास क्या हो गया, y का मतलब 1y में से 2 आप 0.8 y को माइनस करेंगे तो क्या हो गया 0.2 y इज इक्वल टू 50। अगर पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पॉइंट को रिमूव कर लो। अगर पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये क्या हो गया 2/10 y इज इक्वल टू 50। y इज इक्वल टू 50 इंटू, उधर जाके साइड चेंज हो जाएगी। बहुत सिंपल ढंग से मैथ्स ले रही हूँ मैं। कॉमर्स वाले बच्चे फिर भी कर लेते हैं, जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे कॉमर्स उनके पास भी होती है, तो उनको पॉइंट वगैरह की मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होती है। तो दोनों तरीके से हम ले रहे हैं। 10/2 हमारे पास क्या आ गया 250 करोड़। तो ये निकल गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। अगला है इसमें एमपीसी और एमपीएस। अब इसको डायरेक्ट डेरिवेशन आप ले सकते हो। अभी बताया था सी फंक्शन में जो ये वैल्यू होती है, ये हमेशा एमपीसी की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, एमपीसी इज इक्वल टू 0.8। एमपीसी क्या हो गया 0.8। अब हमें एमपीएस निकालना है। अब एमपीएस के लिए फिर हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। अभी हमने किया था एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस 0.8 कितना आंसर आ गया 0.2। अब हमारे पास थर्ड पार्ट, कंजम्पशन सेविंग एपीसी एंड एपीएस इफ y इज इक्वल टू 500। अब इस थर्ड क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास y फंक्शन है, इस y फंक्शन में जो c फंक्शन है, c फंक्शन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब y यहाँ कितना दे रखा आपको 500, तो आप क्या करें c में 500 पुट कर दो। 50 प्लस 0.8 इंटू 500, c निकल जाएगा हमारे पास 50 प्लस, फिर ये मैं पॉइंट रिमूव कर रही हूँ। देखो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, जिसे नहीं हो पा रहा उसके लिए मैं यहाँ बहुत शॉर्टकट में बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर। c इज इक्वल टू 50 प्लस, ये हो गया 8 को 50 से मल्टीप्लाई किया 400, हमारे पास c कितना निकल गया 450 करोड़। क्या क्या पूछा गया आपसे, कंजम्पशन हमने निकाल दिया। अब आपसे क्या पूछा गया है, सेविंग आपकी कैसे निकलती है y माइनस सी। y हमें कितना दे रखा था 500, c हमारा कितना निकल गया 450। तो s क्या हो गया, s इज इक्वल टू 500 माइनस 450 इज इक्वल टू 50 करोड़। अब हमसे पूछा गया एपीसी की वैल्यू। एपीसी का फार्मूला आपको पता है C/Y, लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए फार्मूले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। C हमारा कितना निकला 450 और Y हमारा कितना है 500। कट किया 9/10 मतलब 0.9। इसमें हमेशा याद रखना है एपीसी एपीएस वगैरह की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में नहीं देनी, हमेशा पॉइंट में आएगी। एपीसी आ गया आपकी 0.9। अब आपको क्या निकालना है एपीएस। एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी, 1 माइनस 0.9 0.1। तो इस तरह से हमारे पास ये इसकी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आप सॉल्व करके कर सकते हो। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो आपको सॉल्व। अब इसमें जो दूसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपके पास कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल में y c s कुछ आपको दिया होगा, उसमें आपके पास कुछ और वैल्यूज आपको पूछी गई होगी। अब मैं बुक में से एक न्यूमेरिकल ले रही हूँ, क्योंकि अगर अपने आप एज्यूमिंग लेंगे तो फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है।
आपको दे रखा है कंप्लीट द टेबल में y c, y है 0, 100, 200, 300, 400, 500। सिर्फ ये एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ भी और वैल्यूज आपको दी हो सकती है। c 100, 180, 260, 340, 420, 500, कुछ भी वैल्यूज दे सकते। अब आपको क्या पूछा गया है? एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, ये आपको दिया है टेबल में और आपको ऊपर कहा गया है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कंप्लीट द टेबल। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कंप्लीट द टेबल। सॉल्यूशन नहीं करके दिखाना, सिर्फ आपको सीधा इसमें आंसर जो है वो लेने हैं। आप क्या करेंगे? सी और वाई दे रखा है तो आप एपीसी निकाल लो, क्योंकि एपीसी का फार्मूला क्या होता है? सी अपॉन वाई। और एमपीसी निकाल लो, एमपीसी का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एपीसी निकल जाएगा तो 1 माइनस एपीसी हमारे पास हो जाएगा एपीएस और 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा हमारे पास एमपीएस। तो हम सबसे पहले एपीसी निकालेंगे। 100 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 हमारे पास क्या होता है? इनडिटरमाइंड, इंफिनिटी, डिटरमाइंड, कुछ भी कर सकते। फिर एपीसी सी अपॉन वाई 180 अपॉन 100 कितना हो गया? 1.8। ये सॉल्व करके नहीं दिखाना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। एग्जाम में आपके पास सिर्फ ये टेबल कंप्लीट करने के लिए आएगा। ये रफ काम है आपका। सी अपॉन वाई 260 अपॉन 200, इस तरह से एक स्टेप का आपको लेके चलना है। अब 260 अपॉन 200 आप लेंगे तो ये अगर हम फिर काट दें तो ये हो गया 10, 30, 1.3। तो इस तरह से आप हर एक निकाल लेंगे। अब 340 अपॉन 300, 420 अपॉन 400, 500 अपॉन 500, इस तरह से आप वैल्यूज लेंगे। तो ये वैल्यूज हमारे पास पहले इंफिनिटी 1.8, 1.3, उसके बाद 1.13, उसके बाद हमारे पास 1.05 एंड 1। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। एक दो को मैंने सॉल्व करके दिखाया, उस तरह से आगे सारी वैल्यूज। अब 1 में से एपीसी को माइनस करके आप एपीएस निकालो, ये डिटरमाइंड हो गया। अब यहाँ देखिए 1 माइनस हमने लेना है एपीएस। एपीएस के लिए आपने क्या करना है? 1 माइनस एपीसी। 1 माइनस 1.8, माइनस वैल्यू इग्नोर नहीं करनी, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास -0.8। 1 माइनस 1.3 मतलब -0.3। 1 माइनस 1.13 माइनस 0.13, 0.13। 1 माइनस 1.05, ये हमारे पास आ गया -0.05। ये जो माइनस आ रहा है कांस्टेंट है, जरूरी नहीं हर एक न्यूमेरिकल में आपके पास आएगा। तो जो वैल्यू आपको दे रखी होगी उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ये ऐसा नहीं कि सारी वैल्यू आपकी एपीएस में हमेशा न्यूमेरिकल में माइनस ही आएगी, आपके पास वैल्यू कुछ भी आ सकती है। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे? सी और वाई दे रखा है तो आप एपीसी की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, फिर 1 में से एपीसी माइनस करके एपीएस निकाल। लेकिन अगर यहां आपके पास एस दिया होता तो आप पहले क्या करते? एपीएस की वैल्यू निकाल लेते और फिर 1 माइनस एपीएस करके एपीसी निकालो। अब एमपीसी, एमपीसी हमेशा चेंज होता है तो पहले वाले में हमेशा क्या करेंगे? डैश, क्योंकि एमपीसी का फार्मूला क्या था? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो पहले वाले में तो आप कुछ निकाल नहीं सकते। अब अगले का देखिए, एक में निकाल के दिखा। डेल्टा सी कंजम्पशन में कितना चेंज आया? 180 में से 80 100 गया, कितना हो गया? 80। 100 में से 0 100, 80 अपॉन 100 0.8। आगे देखिए, ये हमारे पास 200 में से 100 100, फिर यहाँ 260 में से 180, फिर 80 0.8। तो सारी वैल्यू 0.8 ही निकल रही है। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है हमेशा वैल्यू सारी 0.8 ही निकले आपकी, सारी वैल्यू सेम निकले आपकी, सारी वैल्यूज अलग अलग भी आ सकती है। यहाँ पे कंजम्पशन में सेम डिफरेंस है 80 का, इसलिए हमारे पास सेम आ रहा है। अब एमपीएस 1 में से 0.8 को माइनस किया, 0.2 0.2
0.2, 0.2 एंड 0.2। इस तरह से आपके पास ये न्यूमेरिकल आ सकते हैं, या तो एक न्यूमेरिकल इस तरह से आ सकता है कंप्लीट द टेबल, या फिर पहले वाला न्यूमेरिकल करवाया था वो आ सकता है। कुछ एक आध न्यूमेरिकल और ले रही हूँ मैं, क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उसके बाद फिर मैं इसको आगे जो है सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन है नेशनल इनकम दे रखी है आपके पास 100 करोड़, एपीसी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 0.8, एपीसी दे रखी है 0.8। आपको इससे क्या निकालना है, सी एस और एपीएस, तीन चीजें निकालना। अब एपीएस तो डायरेक्ट निकल जाएगा, एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी, 1 माइनस 0.8 कितना निकल गया 0.2। अब हमें निकालना है सी और एस। अब सी और एस निकालने के लिए y की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 100। अब इससे आप कैसे निकालें, फार्मूला देखिए, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। इनमें से दो चीजें गिवन है, एपीसी आपको कितनी दे दी 0.8, सी आपको फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया, c इज इक्वल टू 80 करो। एक चीज निकल गई तो दूसरे निकालने की जरूरत ही नहीं है, y में से c माइनस कर दो, y माइनस सी इज इक्वल टू s, y हमें दे रखा था 100 और c हमने निकाला 80, तो हमारे पास s कितना हो गया 20। ये वैल्यू हमारे पास निकल गई 80। तो इस तरह से आपके पास ये न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अब हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यही से हमने क्वेश्चन शुरू किया था, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड स्टार्टिंग की जो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी, उस वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन की थी, और फिर हमने कहा था जो एग्रीगेट डिमांड है उसके दो कंपोनेंट हमने लेने थे। 4 सेक्टर इकोनॉमी थी, लेकिन 4 सेक्टर इकोनॉमी में हमने क्या किया था, सिर्फ दो कंपोनेंट लिए, क्या था, AD इक्वल टू C प्लस I। अब हमने क्या करना शुरू किया था, फर्स्ट वीडियो में हमने I के बारे में पढ़ा, आगे फिर हम C के बारे में पढ़ रहे थे, C के बारे में पूरा पढ़ा और C के साथ साथ हमने S का पढ़ा। अब यहाँ AD की हम डेफिनेशन कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, AD को डेराइव करेंगे। C भी है हमारे पास, I भी है, तो उससे हमारे पास AD के फीचर्स आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, Y C I A। Y के बारे में हम सारा कर चुके हैं, जो हमने कहा था इनकम लेवल हम ले रहे हैं, कंजम्पशन का हमने पूरा लिया। इनकम हम ले लेते हैं 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब C में सारे फीचर्स आ जाएंगे जब C बनाएंगे, हम पहले भी बना चुके हैं। 0 पे 0 नहीं लेना, जितना डिफरेंस इतने इनकम में लेना उतना कंजम्पशन में लेना, और डिफरेंस सेम रखना है। 40 हम 80 का डिफरेंस ले लेते हैं, जो डिफरेंस आपने एक बार लिया वही आगे रखना। 40 और हमने 120 में कितने का लिया 80 का, तो आगे आप 80 का डिफरेंस रखो। 280 के बाद आपके पास 360, 440 एंड 440 के बाद आपके पास 520। याद रखना है डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। अभी डिफरेंस सेम होने में यहाँ जब टेबल बना रहे हो तो एक पॉइंट आपका जरूर आना चाहिए जब y और c इक्वल है। सारे फीचर्स को लेके चलना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे जब टेबल बना रहे हैं तो आपके अलग खिचड़ी पकेगी। यहाँ जो फीचर्स हम लेके चले वो सारे फीचर्स यहाँ टेबल में हाईलाइट होने चाहिए। सी हो गया आपके पास। आई हमने कहा था इन्वेस्टमेंट जब हमने पढ़ा था, दो तरह का इन्वेस्टमेंट, एक ऑटोनोमस और एक इंड्यूस। यहाँ जब ऑटोनोमस लेंगे, ऑटोनोमस हम लेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो हर एक लेवल पर कॉन्स्टेंट रहता है। तो जो आप आई की वैल्यू लेंगे, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, वो वैल्यू आपने कांस्टेंट लेनी है। लेकिन कांस्टेंट वैल्यू लेते वक्त याद रखना सी और आई को जब आप प्लस करेंगे तो एडी का एक लेवल आना चाहिए जब वो इनकम के इक्वल। तो हम इस तरह से वैल्यूज में 40 40 ले सकते हैं, 40 40 40 40। एडी दोनों को प्लस करके निकाल देंगे। 80 160 240 320 400 480 560। यहाँ देखो ये जो लेवल है
एडी और वाई एक लेवल पे इक्वल होना चाहिए। तो जब आपकी टेबल बनी होनी चाहिए, याद रखना ये जो टेबल बनेगी ये टेबल आपकी इस तरह से बननी चाहिए कि एक लेवल वाई और एडी का आपका इक्वल आना ही चाहिए। अब हम करेंगे इस टेबल के बेस पे इसके फीचर्स। सी के फीचर्स हम कर चुके, आई के फीचर्स हम कर चुके, अब हम करेंगे यहाँ एडी के फीचर्स। टेबल से हम बनाएंगे, टेबल से बनेंगे आई के फीचर्स। हम जब आई जो ले रहे हैं एडी के फीचर्स, फर्स्ट क्या हो गया, अब आप सिर्फ वाई और एडी पे फोकस कीजिए। सबसे फर्स्ट फीचर क्या हो गया कि सी और आई का समेशन जो है वो एडी है। सी और आई को आपने प्लस किया तो आपके पास क्या निकल गया, एडी एग्रीगेटिव। सेकंड देखिए, जीरो लेवल के ऊपर एडी जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि एडी में कंपोनेंट जो हम ले रहे हैं सी और आई ले रहे हैं। सी भी जीरो लेवल के ऊपर जीरो नहीं होता और आई भी जीरो लेवल के ऊपर जीरो नहीं होता, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब सी उसके एडी के दोनों कंपोनेंट पे भी जीरो नहीं है तो आप ये मान के चलो कि एडी कैसे जीरो हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो के ऊपर एडी कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा कुछ ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रहते हैं जो इकोनॉमी को करने ही पड़ते हैं। इसलिए एडी का जो लेवल है वो हमारे पास कभी भी जीरो नहीं होता है। तीसरा फीचर्स देखिए, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 लगातार इनकम इंक्रीज हो रही है। तो आप देखिए जो एडी है, एडी भी आपकी लगातार इंक्रीज हो, तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे आपके पास इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एडी भी आपकी बढ़ती जा रही है। उसके बाद वाई और एडी में फिर देखिए आगे, शुरू के इनिशियल लेवल के ऊपर एडी का जो लेवल है वो इनकम से ज्यादा है। शुरू में इनकम देखिए 0, एडी 80, एडी का लेवल हमारा इनकम से ज्यादा है। लेकिन बाद में देखिए 400 के बाद में एडी हमारी होगी 480 लेकिन इनकम 500। मतलब इनिशियल लेवल के ऊपर एडी वाई से ज्यादा रहती है, फिर एक लेवल आता है जहां वाई और एडी इक्वल हो जाते हैं और उसके बाद हमारे पास जो एडी का लेवल है वो हमारा वाई से पीछे रह जाता है, जो सेविंग करने लग जाते हैं वही वाला पैटर्न होता है। तो ये हमारे पास बना, टेबल से हमने दिखाया। अब हम कर्व बनाएंगे, कर्व से हम एडी का जो डेरिवेशन है वो दिखाएंगे। तीनों कर्व एक में ही बनेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर इनकम और वाई एक्सिस के ऊपर एडी एग्रीगेट डिमांड। तीन कर्व एक साथ बनाने हैं, सी, आई और एडी। मान लो आई जो है ऑटोनोमस ले रहे हैं तो ये हो गया आई इन्वेस्टमेंट। मान लो हम ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो 60 करोड़ है। सी कंजम्पशन कर, ये लेवल है 80 करोड़। सिर्फ एज्यूम करने के लिए डेरिवेशन कैसे लेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिएगा आई की वैल्यू थी 60 और जो कंजम्पशन की वैल्यू थी वो थी 80। 80 का मतलब इनिशियल लेवल जो 80 था, ये वाला जो ऑसी जो था ऑटोनोमस कंजम्पशन था वो 80 था, सी बार 80 था। अब अगर हम जीरो लेवल के ऊपर एडी देखें, जीरो लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट 60 और कंजम्पशन है 80, तो 80 प्लस 60 140 हो गया। तो अब एडी का लेवल जो आपको लेना है वो लेवल आपको लेते पर क्या ध्यान रखना है, ये जितना सी आपने लिया है, ये तो मान लो 80 हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन, इतना ही आगे इसमें आई लेवल जोड़ दीजिए। आप स्केल से लेंगे तो इसमें ये जितना आई है उतना ही आगे यहाँ से आई ले लीजिए। तो सी तो ये 80 हो ही गया, 80 में आगे आपने 60 जोड़ दिया, 80 प्लस 60 हमारे पास क्या हो गया 150। तो ये हमारे पास बन गया एडी। सी और एडी हमेशा एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे। सी और एडी एक दूसरे के पैरेलल क्यों बनेंगे, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है कांस्टेंट है। तो ये एडी कर्व हो गया, एडी कर्व क्या हो गया सी प्लस आई। तो एडी वही, इसमें भी फीचर्स अगर आप देखें कर्व से तो यहाँ भी आपके पास फीचर्स वही दिखाई देंगे। कौन से फीचर्स की जो एडी है कर्व में जीरो नहीं है, देखिए इसलिए जीरो से कर्व स्टार्ट नहीं है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एडी बढ़ती चली जाती है।
हमारे पास हो गया एग्रीगेट डिमांड। चैप्टर का नाम है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड में इसमें हमने पूरे कंपोनेंट पढ़े, एग्रीगेट डिमांड। अब हम करेंगे इसका दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को हम लेंगे AS, एग्रीगेट सप्लाई AS। ये जो AS है हमारे पास, AS यहां इसमें पैसिव फैक्टर का काम करता है। केंजियन थ्योरी अभी बताया था लास्ट वीडियो में कि पूरी थ्योरी केंज की है, तो इसलिए हम इसको केंजियन थ्योरी कहते हैं। केंजियन थ्योरी में AD जो है वो एक्टिव फैक्टर है और AS जो है पैसिव फैक्टर। केंज का क्या कहना था कि जो एग्रीगेट डिमांड होगी तो एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई भी हो जाएगी। इकोनॉमी में डिमांड हुई तो सप्लाई हो ही जाएगी। तो जो एग्रीगेट सप्लाई है इसका हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना। एग्रीगेट सप्लाई की हमने सिर्फ डेफिनेशन करना, डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट्स। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बारे में हम फर्स्ट यूनिट में बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो अगर डेफिनेशन देखिए तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी वैल्यू ऑफ all final goods and services produced by all producers in the economy during a given period of time। दोबारा देखिए डेफिनेशन, it refers to estimated money value of all final goods and services produced by all producers in the economy during a given period of time। एक इकोनॉमी में प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको बेचने से उनको कितने पैसे मिलने की आशा है, एस्टिमेटेड है, रियल नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एग्रीगेट सप्लाई। तो जब हम एग्रीगेट सप्लाई देखेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमी में सब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका प्रोडक्शन कितना है वो हमारे पास हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। तो आप क्या कह सकते हो अगर इक्वेशन में हम देखें? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्शन और हमने फर्स्ट यूनिट में किया था किसी भी मेथड से अगर आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो सबका आंसर हमेशा सेम आता है। तो नेशनल प्रोडक्शन हमेशा किसके इक्वल होगा? नेशनल इनकम। इसको हम ट्रिपल आइडेंटिटी बोलते हैं। ट्रिपल आइडेंटिटी का मतलब इनकी वैल्यूज में कभी चेंज हो ही नहीं सकता। तो आप ये क्या कह सकते हो? AS इज इक्वल टू नेशनल इनकम। AS क्या हो गया हमारा? Y। और जो इनकम है उसको आप क्या करोगे? या तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। तो AS के कंपोनेंट हमारे पास क्या हो गए? AS के कंपोनेंट हमारे पास हो गए C प्लस S, कंजम्पशन और सेविंग। अब इसके हम कंपोनेंट देखें, C के बारे में पहले डिटेल में पढ़ ही चुके हैं और सेविंग के बारे में हमने साथ साथ कंजम्पशन में पढ़ लिया था। तो अगर हम इसको टेबल से दिखाएं, Y C S AS, C और S को प्लस करके AS आ जाए। वही टेबल ले ली जो भी AD में लिया था, 0 100 300 400 500 600। C हम जो ले रहे हैं वो वही ले रहे हैं 40 और 80 का डिफरेंस, 120 200 280 जो भी हमने लिया था C वही वाली टेबल हम ले रहे हैं, 360 440 एंड 520। अब आप क्या करेंगे? Y में से C माइनस कर लो, S निकल जाएगा। 0 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 20 0 20 40 60 80। C और S आ गए। अब C और S को प्लस कर दो, AS आ जाए। 0 100 200 300 400 500 600। तो आप देखिए Y और जो AS है उन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। यही चीज हमने इक्वेशन में दिखाई दी। आप देखो इसी चीज को हमने इक्वेशन में दिखाया था कि जो AS है उसकी वैल्यू हमेशा Y के इक्वल होती है, ट्रिपल आइडेंटिटी होती है। ये चीज आप देखिए आपकी इससे टेबल से भी प्रूव हुई कि जो Y है, Y का हमने C लिया, Y में से C माइनस करके हमने S लिया और फिर हमारे C और S को प्लस कर दिया तो हमारे पास AS आ गया।
तो जो एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब कंजम्पशन और सेविंग का समीशन है। और अगर हम इसका कर्व बनाएं तो जब हम इसका कर्व बनाएंगे तो जो हमारा ES कर्व है वो हमेशा 45 डिग्री की एक लाइन, इनकम लाइन हमेशा 45 डिग्री की बनेगी। क्यों बनेगी 45 डिग्री की लाइन? Y और ES हमेशा इक्वल। अगर आप टेबल के अकॉर्डिंग अगर प्लॉट कर रहे हो तो वही वैल्यू Y की है और Y एक्सिस में वही वैल्यू AS की है, तो दोनों में प्रोपोर्शनेट रिलेशन है, 0 पे 0, 100 पे 100, 200 पे 200। तो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो जो Y लाइन है, AS लाइन है, वो हमेशा एक 45 डिग्री लाइन आएगी। हमारे पास इनकम और यहाँ, तो अगर यहाँ हम देखें तो ये जो AS है, AS लाइन हमेशा 45 डिग्री लाइन आएगी, या आप इसको कह सकते हो AS = 1। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि AS और Y की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, और AS और Y की जब वैल्यू इक्वल हो रही है तो लाइन हमेशा क्या बनेगी? 45 डिग्री लाइन। यहाँ अगर आप C और S को C + S दोनों को समीशन करेंगे तो AS हो गया, तो उन दोनों की वैल्यू करके हम प्लस करके जब निकालेंगे तो AS हमेशा एक 45 डिग्री लाइन होगी, और AS की वैल्यू हमेशा होगी Y के इक्वल। तो ये इसमें हमने जो किया, ये हमारा इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल इस वाले यूनिट के हर एक चैप्टर में है, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें जो हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं इस क्लास में, जो मैंने बताया है, आपके पास जो बुक्स हैं उसमें से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और हम नेक्स्ट क्लास में इसका जो है इस यूनिट का सेकंड चैप्टर जो है वो हम शुरू करेंगे।